नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसे कि बच्चों शाम को आप लोगों ने इंग्लिश की क्लास ली और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, अकाउंट की क्लास आज नहीं हो पाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था और एक बार फिर से कह रहा हूं कि डेली 2 क्लासेस हम लोग कर सकते हैं, 3 क्लासेस नहीं हो सकती हैं। हाँ, हम लोग कोशिश से करेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा इंग्लिश की क्लास तो लगभग 37 मिनट की थी, जो क्लास 15-20 मिनट की होती थी उसको हमने डबल कर दिया। तो ये चीज़ें जरूर होती रहेंगी, लेकिन एक दिन में 3-3 क्लासेस कर पाना संभव नहीं है। यहां से कर पाना संभव है, प्रॉब्लम आपको भी जाएगी, प्रॉब्लम हमारे सबसे ज़्यादा मेमोरी की भी जाएगी। सर अगर मेमोरी की प्रॉब्लम जाती है तो पुराने सारे वीडियो आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपको हम एक लिमिटेशन तक ही वीडियो भेज सकते हैं। तो अगर आप में से जो बच्चा पुराने सारे कोई वीडियो नहीं देखना चाहता है तो आप सभी लोग कह दीजिए, तो फिर मैं 3-3 वीडियो कर दूंगा। और आपको मैटर अपना कंप्लीट सिलेबस करने से है, ना कि फालतू का सोचने का कि 3 वीडियो क्यों नहीं आ रहे, 2 ही क्यों आ रहे हैं, या 1 ही क्यों आ रहा, या 1 भी क्यों नहीं आ रहा। आपके पास इतने पर्याप्त वीडियो पड़े हुए हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अभी भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास हमें अभी भी नहीं लेना है, आप अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चिंत होकर निष्फिक्र होकर मुझे मैसेज कर देगा, उसकी फीस तुरंत रिफंड कर दी जाएगी, तुरंत 1 मिनट लगेगा उसको। ठीक है बेटा, इसमें कोई दो राय वाली बात बेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी कमेंट करके फालतू का मैसेज नहीं करेगा। अमित सर की बात अब केवल इंपॉर्टेंट कामों के अलावा कभी नहीं होगी, इतना याद रखना। चलो तो बच्चा हम लोग बजट के बारे में बात कर रहे हैं, और बजट के बारे में पिछले 2-3 दिन से जब हम जिन आयामों पे हम लोगों ने बजट के बारे में चर्चा कर रखी है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आखिरकार बजट क्या है। बजट सियासत बताने के बाद हम लोगों ने बजट की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा। बजट की विशेषताएं पढ़ने के बाद हम लोगों ने बजट की प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ा। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पहले बजट को तैयार किया जाता है, मैंने आपको बताया किस तरीके से बजट को पेश किया जाता है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उस पर सामान्य बहस की जाती है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उस पर मतदान किया जाता है, मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से उस पर अंकेक्षण किया जाता है। तो बेटा ये सारी चीजें करने के बाद हम लोगों ने बजट के प्रक्रिया का संपूर्ण परिचय कर चुके थे। ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग मुद्रा वाला यूनिट ले लेंगे या दूसरा यूनिट। तो मुद्रा वाले यूनिट में 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 2 चैप्टर, तो उनका वीडियो भेज दूंगा, फिर उसके आगे से हम लोग क्लास चालू कर देंगे। ठीक है, अब बेटा यूनिट बाय यूनिट पढ़ाऊंगा और खत्म होगा। आप सबको पता है कि आपकी क्लासेस, आपकी परीक्षाएं 30 अप्रैल से चालू हैं, और वहां तक हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्टों को निश्चित रूप से कर डालेंगे। ठीक है बेटा, और अकाउंट तो कंप्लीट ही होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है बेटा, हम लोग टू द पॉइंट में आते हैं। तो ये 3 थ्योरी पढ़ने के बाद आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे बजट के उद्देश्य एवं महत्व। तो आज की अपनी थ्योरी क्या है? बजट का उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बेटा परेशान मत हो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो संडे को मैं केवल और केवल इकोनॉमिक्स की क्लास रख लिया करूंगा और एक घंटे की क्लास ज्यादा कर 1 घंटे की क्लास कर दिया करूंगा। परेशान मत हो, ठीक है। मेरा काम है, मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे केवल इतना मांगा है कि आप मार्च तक रुकिए, आपको बहुत सारी चीजें मैं देके जाने वाला हूं। अगर मैं डेली 30-30 मिनट की क्लास ले पा रहा हूं तो मैं संडे को ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास ले लूंगा, तो आप समझ सकते हो, ठीक ना। उसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। सिलेबस मुझे खत्म करना और कैसे खत्म करना है ये मुझे बेटर पता है। तो बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। आप बस अपना काम करो, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिलता था तो प्रॉब्लम थी, कुछ मिलने लगा तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे पता है। तो बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बजट के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। अब देखिए बजट के उद्देश्य एवं महत्व क्या होते हैं, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने बजट के बारे में पढ़ा, बजट की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बजट के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। और पहला महत्व क्या होता है इसमें? हिसाब देता का उद्देश्य, यानी हिसाब देता क्या होता है बेटा? हिसाब देता का उद्देश्य। हिसाब देता का उद्देश्य। देखो सिंपल सी बात है, बजट के महत्व क्या होते हैं, आखिरकार बजट क्यों पेश किया जाता है? सिंपल सी बात है बेटा, हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश का मतलब एक ऐसा देश जहां पे प्रजा का शासन चलता है, जहां पे प्रजा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? शासन व्यवस्था संभालते हैं, और वह हमारे लिए ही क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, और हमारी सुविधा के लिए ही वो बजट पेश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो प्रजातंत्र कहलाता है। मतलब जहां पे सत्ता का सर्वोच्च उत्तराधिकारी चुन करके आता है वो कहलाता है प्रजातंत्र। हालांकि हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है, और जिसे हम लोग नहीं चुनते हैं,
लेकिन हम लोग नहीं चुनते हैं, तो फिर कौन चुनता है? हम जिन प्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुना हुआ है वो प्रतिनिधि उन लोगों को चुनता है। सपोज दैट कि जैसे हम लोगों ने सांसद को चुना हुआ, तो सांसदों के द्वारा मिलकर के राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इनडायरेक्टली बात तो वही हो गई, ना कि हमने ही राष्ट्रपति को चुना, क्योंकि जो हमारी सहमति थी हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से थी। बेटा जनप्रतिनिधि का मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब आपके जिले के सांसद से होता है, समझ गए? तो जो हमारी सहमति थी हमारे जनप्रतिनिधि की सहमति के साथ वो चुना गया, अगर हम भी चुनते तो वही चुना जाता। ऐसा लोकतंत्र या प्रजातंत्र में माना जाता है, तो प्रजातंत्र कहलाता है। तो प्रजातंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं तो उनको भी यह जानने का अधिकार होता है कि आखिरकार जो बजट बनाया गया है उसमें कितना पैसा कहां पे खर्चा किया गया है और कहां कहां पैसा खर्चा किया जाना है और कितना पैसा सरकार को आमदनी मिली है। क्योंकि यही जनप्रतिनिधि जब अपने शहर पे जाएंगे तो पब्लिक को बताएंगे कि भैया आपके विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतने हजार करोड़ रुपया दिए हैं, आपके विकास के लिए, आपकी शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना इंदिरा आवास का पैसा दिया या फलाना आवास या प्रधानमंत्री आवास इतना पैसा दिया है। इसलिए हिसाब देता का उद्देश्य होता है। तो इसलिए बजट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार को अपना हिसाब देना पड़ता है जनता के प्रतिनिधि के सामने। क्योंकि सिंपल सी बात है, जनता के प्रतिनिधियों को हिसाब देने का मतलब होता है कि जनता को हिसाब दे रही है। क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है वही जनता का प्रतिनिधि कहलाता है, वो जो संसद में बैठता है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे? तो इसलिए ये क्या होता है? एक हिसाब देता का उद्देश्य होता है। क्या? बजट। तो बजट का पहला महत्व हो गया हिसाब देता का उद्देश्य। ठीक है, दूसरा इसका महत्व क्या हो जाता है? तो बेटा दूसरा होता है इसका आर्थिक नियंत्रण। दूसरा इसका बेटा क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण। ठीक है बेटा, दूसरा इसका क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण। बेटा दूसरा इसका क्या होता है? तो दूसरा होता है आर्थिक नियंत्रण। बेटा दूसरा इसका क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण। कहने का मतलब है कि बजट के माध्यम से संसद सर्वोच्च कोषों की प्राप्ति एवं प्रयोग के संबंध में नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब क्या है? तथा इसके लिए उचित नीति का निर्माण भी करती है। बजट की अनुपस्थिति में विभिन्न मंत्रालय विभाग अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे, जिससे जरूरी नहीं है कि वे सार्वजनिक रूप से क्या कर सके? हित प्रदान कर सके। बेटा कहने का मतलब यह है कि बजट के माध्यम से जो सरकार है वो विभिन्न विभागों पर आर्थिक नियंत्रण कस के रखती है। आर्थिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी विभाग के पास यदि पैसा ज्यादा आ रहा है तो पैसे को उड़ेले जा रहा है, या किसी विभाग को पैसा ज्यादा दिया जा रहा है तो कंजूसी करके पैसा कम खर्चा कर रहा है। तो ये एक प्रकार का आर्थिक नियंत्रण होता है उन विभिन्न विभागों के मध्य जिनको पैसा दिया जाता है। आप सबको पता है कि सरकार जब भी पैसा का आवंटन करती है तो सभी विभागों के मध्य बराबर बराबर किया जाता है, या किसी विभाग को उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से ज्यादा भी दिया जाता है। उसको आय दी जाती है और उनसे मांगा जाता है अनुमान सितंबर महीने में कि आपको कितना पैसा चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस विभाग के द्वारा जितना पैसा बजट में मांगा गया है उतना उसको पैसा दिया जाए, लेकिन जो भी पैसा दिया जाता है उसका संपूर्ण लेखा किया जाता है। तो बेटा इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आर्थिक क्या होता है? बेटा नियंत्रण होता है। बेटा क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य आर्थिक नियंत्रण रखा जाता है। बेटा क्या रखा जाता है? आर्थिक नियंत्रण रखा जाता है। किसके मध्य रखा जाता है? सरकार के प्रति, सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य आर्थिक नियंत्रण रखा जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए बेटा कि यदि बजट ना हो, यानी सरकार उन पर नियंत्रण ना रखे, तो वो मनमाने ढंग से पैसे का क्या कर सकते हैं? बेटा दुरुपयोग कर सकते हैं। बेटा वो मनमाने ढंग से क्या कर सकते हैं? पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि वो पैसा जहां भी खर्च करेंगे उसका हिसाब अंत में उन्हें भी देना पड़ेगा। इसलिए जिस पैसे को सरकार जहां पे खर्च करवाना चाहती है वो पैसा वहीं पे खर्च होगा। यह कहलाता है सरकार का आर्थिक नियंत्रण भी रहता है। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। तो पैसे का कंट्रोल किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो एक बात तो ये आप समझिएगा। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट होता है तीसरा राजकोषीय उपकरण। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? राजकोषीय उपकरण। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? राजकोषीय उपकरण। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? राजकोषीय उपकरण। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? राजकोषीय उपकरण। अभी राजकोषीय उपकरण क्या है? सबसे पहले तो आप समझिए राजकोष क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोगों का जो पैसा डला होता है वो हमारी अलमारी पे रखा है तो हम लोग कहते हैं भैया हमारा कोषाग्र है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो। जैसे किसी के घर में अटैची में रखा है, किसी के घर में तो मान लो धान का पूरा वो बना हुआ है तो उसके अंदर पैसा डाले रहते हैं, गाड़े रहते हैं पैसा। ठीक है, खासकर किसान व्यक्ति ऐसे ही कहिए रहते हैं। या जैसे कि मान लो किसी का पैसा कहीं पे रखा हुआ है, तिजोरी
पे तो उसको हम लोग तिजोरी कहते हैं। उसी प्रकार से सरकार का पैसा भी जहां पे रखा रहता है उसे हम राजकोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राजकोष। राजकोष वह राशि होती है बेटा जिसमें सरकार का पूरा पैसा होता है। बजट केवल आय व्यय का विवरण मात्र न होकर के सरकार के हाथ में एक ऐसी शक्तिशाली उपकरण होता है जिससे देश की आर्थिक व सामाजिक उन्नति संभव होती है। सरकार अपनी करारोपण, व्यय एवं ऋण नीति के द्वारा आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार और सभी लोगों का समान रूप से वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। तो ये एक प्रकार के सरकार के लिए राजकोषीय उपकरण भी होता है जिसमें सारा पैसा सरकार के पास होता है। और सरकार, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का दायित्व होता है या ये ड्यूटी होती है कि सभी व्यक्तियों को सही ढंग का रोजगार भी मिल सके और रोजगार के साथ साथ उन्हें उचित रूप से वेतन भी मिल सके और उन्हें उचित कामगार भी मिल सके। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ये होता है राजकोषीय उपकरण। तो राजकोषीय मतलब जितना पैसा रखा हुआ है उसका प्रयोग सरकार को कैसे करना है, उस प्रयोग को वो बजट के माध्यम से करती है कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है। अगर आप सोचिए कि बजट की व्यवस्था ना हो तो सरकार के पास उस राजकोषीय उपकरण का प्रयोग कैसे करना है ये संभव नहीं हो पाता बेटा। इसीलिए तो बजट बनाना पड़ता है। जैसे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी अपना बजट बना के नहीं चलता हूं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास जितना भी पैसा आता है हमेशा पैसे की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। समस्या क्या है? क्योंकि मैं बजट बना के नहीं चलता हूं। अगर मैं बजट, जैसे मेरे पिताजी हैं, खासकर जो मुखिया होता है, वो बजट बना के चलते हैं। अगर वो 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं तो उनकी एक लिमिटेशन है, मतलब वो बजट बना के ही चलते हैं कि भाई महीने का 5,000 कमरे का किराया देंगे, 2,000 किराने का देंगे, 3,000 का फलाना ढिकाना दवाई के लिए रखना है, भविष्य में बच्ची है उसके लिए भी बचा के रखना पड़ेगा। तो ये एक क्या होता है? बजट। तो राजकोषीय उपकरण का मतलब क्या है कि राजकोषीय उपकरण केवल आय व्यय का विवरण मात्र नहीं होता है, वरन सरकार के हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण होता है जिसका प्रयोग सरकार ऐसी जगह करती है जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके और उचित वेतन उपलब्ध कराया जा सके, कार्य के लिए प्रमुख दशाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो एक बात तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है? आर्थिक स्थिरता। बेटा ये आर्थिक स्थिरता शब्द का प्रयोग क्या है, इस बात को आपको समझना है। आर्थिक स्थिरता शब्द का प्रयोग क्या है, इस बात को आपको समझना है। बेटा आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है, जैसे कि आप सबको पता है 3 प्रकार की प्रणाली होती है। कितने प्रकार की प्रणाली होती है? 3 प्रकार की प्रणाली होती है। पहली प्रणाली होती है पूंजीवादी प्रणाली। पहली प्रणाली होती है पूंजीवादी प्रणाली। यहां से बहुत सारे टॉपिकों को मैं क्लियर करता जाऊंगा धीरे धीरे। दूसरी होती है समाजवादी प्रणाली। दूसरी होती है समाजवादी प्रणाली। 3 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। आपने शुरुआत के ही 2 चैप्टर में पढ़ा होगा, हालांकि आपको इतने डिटेल से किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजों को आपको मिक्स करता जाऊंगा, ठीक ना, जहां पे काम आने लगेगा। और फिर होता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। 3 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। सर आप बजट पढ़ाते पढ़ाते इस टॉपिक पर क्यों आ गए? क्योंकि बेटा यहाँ पे मैटर लिखा हो आर्थिक स्थिरता, और जब बात बेटा आर्थिक स्थिरता की आती है तो मैंने आपको बताया कि बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है कि विशेष उच्चावाचन होते रहते हैं। इसका मतलब कभी पैसे की कमी हो जाती है तो कभी पैसे की अधिकता हो जाती है। जैसे कि आप वर्तमान पे आप सोचिए, इमेजिन करिए, आप वर्तमान में इमेजिन करिए कि अगर सरकार के ने पहले से बचत बना के नहीं रखा होता सही ढंग का, क्योंकि कुछ पैसा आकस्मिक रूप से भी सरकार के पास रखा रहता है कि अगर इमरजेंसी पड़ी तो यहां से पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। आप सोचिए कि जैसे इस कोरोना काल में यदि सरकार के पास स्टॉक में पैसा नहीं होता या सही ढंग का नहीं होता तो सरकार इस कोरोना काल में कैसे लोगों की मदद कर पाती और उनको पैसे पहुंचाती, उनको फ्री में राशन देती या उनको फ्री में करती? तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार बजट बना के रखती है कि यदि भविष्य में ऐसी आपदाएं हमारे ऊपर आ जाएं तो इनका सदुपयोग हम कर पाएं। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक उच्चावाचन होते रहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आर्थिक उच्चावाचन का मतलब होता है कि पैसे की अधिकता और पैसे की कमी। कहने का मतलब पैसे की अधिकता और पैसे की कमी क्या कहलाती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो उससे रिलेटेड जो जो मेरे को इस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में याद आता जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि आप कंटिन्यू बिना बेईमानी के 1 महीने पढ़ो, बस आपको बहुत सारी चीजें हासिल होंगी। अब देखो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। अब यहीं से कुछ टॉपिकों को मैं क्लियर किए दे रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है।
और इसका लॉजिक क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर बात की जाए भारत में कौन सी व्यवस्था, तो भारत में एक मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। ये पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक व्यवस्था होती क्या है? देखिए एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के स्वामित्व किनके रहते हैं, उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व जो रहता है वो उद्योगपतियों के हाथ में रहता है, उस व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो उत्पत्ति के साधन है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं? तो बेटा उत्पत्ति के साधन होते हैं भूमि, श्रम, संगठन एवं साहस। अगर इन पर मालिकाना हक बेटा किसका रहता है, उद्योगपतियों का रहता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बहुत कम देशों में है लेकिन होती है, अमेरिका जैसे शहरों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही प्रचलित है ना। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व उद्योगपतियों के पास ना होकर के सरकार के पास होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे सरकार सर्वोहारा होती है। यहां कौन सर्वोहारा होता है? उद्योगपति सर्वोहारा होता है। कहने का मतलब क्या है? कैसे सर्वोहारा मतलब क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, क्या कीमत रखना है, ये सारा तय कौन करेगा? उद्योगपति। अगर ये उद्योगपति तय कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या कीमत तय करना है, क्या उत्पादन नहीं करना है, अगर इस बात का निर्णय सरकार ले तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है बेटा? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? इन दोनों का सम्मिलित रूप ही बेटा मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे क्या होगा, तो यहां पे दोनों की भागीदारी बराबर रहेगी, यानी कि सरकार की भी रहेगी और उद्योगपतियों की भी रहेगी। हमारे भारत देश में ये 1991 से प्रभावी रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली का मतलब क्या है? जहां पे पूंजीवादी की भी भागीदारी रहेगी और समाजवादी की भी। कहने का मतलब क्या है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और पूंजी की स्थिरता और उसकी कीमत में बहुत कुछ योगदान सरकार का भी रहेगा और पूंजीवाद का भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप पाया जाता है, मतलब जहां उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व तो सरकार का होता है लेकिन उसकी पूंजी, उसकी उत्पादन करना ये उद्योगपति तय करेंगे, कीमत तय करने में सरकार की भी सहमति होनी जरूरी होती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां दोनों अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। बाकी इसकी डिटेल से चर्चा बेटा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग बात करेंगे स्पेशली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको समझाता चला रहा हूं ताकि अगर आपने वास्तव में इन चैप्टरों को पढ़ा होगा शुरुआत से तो थोड़ा सा आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं कहना यह चाह रहा था कि मैं बात कर रहा था आर्थिक स्थिरता के बारे में। मैंने आपको बताया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आर्थिक मतलब धन, स्थिरता मतलब होता है कि स्थिति डगमग हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो पूंजीवादी समाजवादी दोनों में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की कमी भी आ सकती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की वृद्धि भी हो सकती है। अब देखो ये दो शब्द आते हैं, इस बात को समझना है। एक होता है पैसे की कमी आना, मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। और बेटा एक होता है मुद्रा अपस्फीति। एक क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति। सर आप यहां से यहां कैसे पहुंच गए? बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप शांति से सुनते भर जाओ बस जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति। पैसे की कमी मुद्रास्फीति कहलाती है, पैसे की अधिकता मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। कहने का मतलब यह है बेटा कि यदि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है या सरकार ने डाल के रखा है, उसे कहते हैं मुद्रा अपस्फीति या मुद्रास्फीति। ठीक ना। और एक होता है मुद्रास्फीति और अपस्फीति। ठीक है ना। तो ये दोनों ही कारण क्या होते हैं? मुद्रा के ज्यादा होते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट क्या होता है कि ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है या अपस्फीति का मतलब होता है जब सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा डाल दिया जाता है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और एक होता है बेटा मुद्रा संकुचन। क्या होता है? मुद्रा संकुचन। बेटा मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि जब बाजार में पैसा नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। तो मुद्रास्फीति क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, और मुद्रा संकुचन क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या कर ली बेटा? चर्चा कर ली। निश्चित रूप से आपको यह टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, और बेटा समझ में तो आएगा ही। ओके बेटा, तो इस बात को विशेष कर ध्यान देना है। लेकिन एक शब्द और है, अगर मुद्रा अपस्फीति लिखा हुआ तो यह भी मुद्रा संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अपस्फीति में आप डाउट पड़ जाओगे तो आप मुद्रास्फीति पढ़ो और मुद्रा संकुचन को मुद्रा अपस्फीति पढ़ो। ठीक ना। अपस्फीति इसका मतलब एक ही होता है, अपस्फीति। तो मुद्रा
स्फीति का मतलब होता है मुद्रा का बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में होना। मुद्रा संकुचन का मतलब क्या होता है, आप इसको पढ़ो, मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में मुद्रा का होना, मुद्रा स्फीति, और बहुत कम, देखो इसको यहां से काट देना बेटा, ठीक है, इसको यहां से काट देना, एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूं, ठीक है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा हमने ये देखा, अब देखो एक यहां से इसको क्लिक कर देना, ठीक है। तो बेटा हमने ये देखा, अब देखिए इसके बाद एक चीज आपको यहां पे समझना पड़ेगा, एक दो शब्द आते हैं, एक है मुद्रा स्फीति और एक है मुद्रा संकुचन। दोनों को जानना हमको जरूरी है, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन, दोनों का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब बाजार में मुद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में सरकार के द्वारा डाल दी जाती है, उस घटना को कहते हैं बेटा मुद्रा स्फीति। यानी कि सरकार के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जब पैसा को डाला जाता है बाजारों में, तो उसे कहते हैं मुद्रा स्फीति, यानी मुद्रा का क्या होना, बाजार में अधिक होना। और जब बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होती है, तो मुद्रा की मात्रा को कम होना ही कहते हैं मुद्रा का संकुचन। तो आप मेरे से कह सकते हैं कि सर जैसे कि इस टाइम हम सबको पता है कि मुद्रा संकुचन है, यानी कि मुद्रा कम है हमारे बाजारों में, तो सरकार एक काम करे, सरकार पैसा उसमें डाल दे, मुद्रा स्फीति कर दे, पैसा सभी के पास आ जाएगा। बेटे यहां पे भी समस्या आने वाली है। अगर नोट छाप देने मात्र से यदि बेरोजगारी और महंगाई कम हो जानी होती, तो सरकार एक विभाग बना के रखती जहां पे काम करती कि एक दिन सभी लोगों को मशीन दे देती मुद्रा छापने की और बोल देती जितना पैसा 24 घंटे में छापना चाहते हो तो छाप लो। बेटा ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग पार्टिकुलर इसके बारे में बात करेंगे। मैं छोटी छोटी चीजों को अवगत कराता हूं। तो मैं बात कर रहा था आर्थिक स्थिरता में। आर्थिक स्थिरता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कभी मुद्रा स्फीति आ सकती है, यानी मुद्रा का बाजार में अधिक होना, तो कभी मुद्रा संकुचन आ सकता है। अब यदि मुद्रा संकुचन आ गया तो ऐसी दशा में हमारे पास पर्याप्त मुद्रा तो होनी चाहिए। इसलिए बजट का काम होता है कि ये भविष्य की जो परिस्थितियां होती हैं, इनका पहले से हमें क्या करके अनुमान लगा करके और अपने पास इतना इफरात पैसा रखना ताकि हमारी आर्थिक स्थिरता बनी रहे, यानी पैसे की कमी के बावजूद भी पैसे की कमी ना हो। अरे यार पैसे की जगह रुपया बात हो, ये पैसा तो चलते हैं, नालायक नहीं तो। और मुद्रा स्फीति अगर आ गई है तो उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वो स्थिरता बनी रहे, क्योंकि दोनों ही समस्या होती है, चाहे वो मुद्रा स्फीति हो चाहे वो मुद्रा स्थिरता हो। अभी एक नालायक बोल रहा है कि सर मुद्रा का बहुत ज्यादा मात्रा में होना ये कैसे समस्या हो सकती है। तू बेटा नहीं समझेगा और इसके बारे में मुझे तुझे समझाना भी नहीं है। एक बात बता, अगर बाजार में मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में होगी तो कीमत सस्ती होगी कि महंगी होगी? कीमत महंगी होगी। क्यों कीमत महंगी होगी? क्योंकि सपोज दैट आप खुद सोचो कि अगर पेट्रोल की कीमत 4 रुपया कर दी जाए, या मान लो पेट्रोल की कीमत 100 रुपया और हर व्यक्ति को 4-4 लाख दे दिया जाए, वो कितना पेट्रोल एक्सपेंस करेगा आपको पता है? पता है आपको बेटा? वो दिन में 10 बार जबलपुर नागपुर घूमने जाएगा। अगर उसके पास पैसे इफरात है तो होगा क्या? प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होगा। कहने का मतलब क्या, वो चीजें एक समय सीमा बाद समाप्त हो जाएगी। फिर क्या पैसा खाएगा क्या? क्यों पैसा खा के रहेगा? नहीं ना, क्योंकि उत्पादन के साधन तो सीमित हैं, उनका उपयोग भाई अगर कोई चीज महंगी मिल रही है तो क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में उत्पादित हो रही है। कभी आपने एज्यूम नहीं किया भाई पानी क्यों सस्ता मिल रहा है या 5 रुपया 7 रुपये में फ्री में? क्योंकि पानी बहुत है। पेट्रोल क्यों महंगा मिला? क्योंकि उसकी मात्रा कम है। तो जो चीज महंगी है उसकी मात्रा कम है, तो उसको महंगा करेंगे तभी तो लोग उसको उपयोग कम करेंगे। अभी मत कहना। तो कहने का मतलब है कि इस आर्थिक स्थिरता को कहीं ना कहीं बजट क्या करता है? बना के रखता है। तो बजट का ये भी क्या होता है बेटा? एक उद्देश्य होता है। फिर क्या होता है? योजनाओं से संबंधित। फिर क्या होता है बेटा? 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 योजनाओं से संबंधित। अब योजनाओं से संबंधित का मतलब क्या होता है बेटा? योजनाओं से संबंधित का मतलब होता है कि जैसे सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू कर दी। अब योजनाएं चालू कर देने मात्र से कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को क्या बनाना पड़ता है? बजट बनाना पड़ता है, और बजट बना करके उन योजनाओं पर राशि डालना पड़ता है और उन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन करना पड़ता है। तो इसलिए योजनाओं से संबंधित भी क्या होता है? बजट होता है। अब कैसी योजना? जैसे सरकार ने योजना बना दी कि 2022 तक हमें सभी किसानों की आय को दुगना करनी है, तो उसको दुगना करने के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान रखा हुआ है। जैसे सरकार ने कह रखा है कि अगले 2-4 सालों में हमें 2 मिलियन ट्रालर या 2 मिलियन ट्रालर जो भी है भैया उसको आय करना है। जैसे कि सभी घरों में 2022 तक पक्के मकान होंगे, सभी घरों में घर घर बिजली होगी, लाइट होगी। ये एक सरकार की क्या योजना। अब योजना से संबंधित काम भी किया जाता है, और काम कैसे किया जाता है? बजट के आधार पर वो काम किया जाता है। किसके आधार पर बेटा काम किया
किया जाता है तो बेटा वो बजट के आधार पर काम किया जाता है। क्लियर है बेटा ये बात? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम जाएगी। एक बार फिर से चीजों को समझो तो चीजें क्लियर होंगी। देखो धीरे धीरे हम लोग क्लास को बढ़ा रहे हैं, परेशान आप लोग बिल्कुल मत होइए, धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ने दीजिए, तो अपने आप यूनिटें खत्म हो जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इतना उत्सुकता मत होइए कि सर 1.5 घंटे पढ़ा करके इस यूनिट को ही खत्म करें, हम जल्दी से रट्टा मार के अगले चैप्टर में बढ़ जाएं। आपके लिए बोलना जितना आसान है मेरे लिए उतना ही कठिन है, ठीक है? तो इसलिए आराम से पढ़ते रहो। मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूं कि आप अपनी क्लास आराम से याद करते रहो। यहाँ पे जितना पढ़ा रहा हूं आपको 1 महीने में बहुत, 2 महीने में सफिशिएंट होगा, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है तो उसको आप एडजस्ट करते रहिए। तो मैंने आज क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंने पढ़ा बजट के उद्देश्य एवं महत्व, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है। पता चला विशेषता आ गई, अब उद्देश्य महत्व लिख के आ गया। मतलब बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला होता है बजट का उद्देश्य हिसाब देयता का उद्देश्य। कहने का मतलब होता है कि बजट का पहला ही उद्देश्य होता है कि सरकार एक प्रजातांत्रात्मक संगठन है जहां पे सरकार को जनता के प्रतिनिधि के समक्ष जवाब देना पड़ता है कि उसने जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां कैसे किया है। इसलिए बजट का उद्देश्य पहले ही होता है हिसाब देयता का उद्देश्य। तो सरकार हिसाब रखती है कि भाई इतना पैसा हमें लोगों से मिला और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने ऐसे किया। दूसरा क्या है? आर्थिक नियंत्रण। सरकार क्या करती है? आर्थिक नियंत्रण भी करती है। कहां पे? बजट के ऊपर। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। फिर क्या है? राजकोषीय उपकरण। क्योंकि राजकोषीय उपकरण का मतलब क्या होता है? सरकार के पास जो भी पैसा होता है उसका प्रयोग सरकार कैसे करे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उत्पत्ति के साधन उपलब्ध हो जाएं और उनकी गरीबी दूर हो सके। उसके बाद हमने पढ़ा आर्थिक स्थिरता। क्योंकि समाज एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत जब गुजर रहा होता है तो वहां पे पैसा कम भी हो सकता है, पैसा ज्यादा भी हो सकता है। हमें पता है कि पैसे का ज्यादा होना मुद्रास्फीति कहलाता है, पैसे का कम होना मुद्रा का संकुचन कहलाता है। हमें यह भी पता है कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमें यह भी पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का संपूर्ण दायित्व किनके पास होता है? पूंजीपतियों के पास होता है। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इस बात का निर्णय, क्या कीमत तय करना है, वो कौन करेंगे? पूंजीवादी यानी उद्योगपति करेंगे। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे बेटा उत्पत्ति के साधनों का दायित्व किनके पास रहता है? बेटा समाज के पास रहता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि समाज का मतलब सरकार के पास होता है। आप डायरेक्टली समझो कि समाज का मतलब यहाँ पे सरकार के पास रहता है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और कितना उत्पादन किया जाएगा, इस बात का दायित्व बेटा किनके पास रहता है? समाज या सरकार के पास होता है, ठीक है? लास्ट आता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इसका मतलब होता है कि जहां पर ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एग्जिस्ट किया करती हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। फिर है योजनाओं से संबंधित। भाई बजट किससे संबंधित होता है? योजनाओं से संबंधित। सरकार के द्वारा प्लान तैयार किया जाता है, उन प्लान के तहत जितना पैसा सरकार को बजट के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है वो प्रस्तुत करती हैं और उन योजनाओं की क्या करती हैं बेटा? पूर्ति करती हैं। बेटा उन योजनाओं की क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं। किसके माध्यम से? बजट के माध्यम से। क्लियर है बेटा? अच्छे तरीके से क्लियर है? ईमानदारी से बताओ कि आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। मैं गारंटी, देखो मेरी बात को आराम से सुनिए। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए ये बात कंफर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जरूर कम है, ठीक है? मेरी कमजोर नहीं, आपकी कमजोर है। मेरी कमजोर नहीं है, आपकी कमजोर है। क्यों है बेटा? मैंने तो इकोनॉमिक्स का पूरा एक जत्था पढ़ा है। आप यकीन मानिए ये मेरी इकोनॉमिक्स की बुक है जो हम लोगों ने पीएससी में कंप्लीट की है। मतलब आपको जो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं उसके बारे में मैंने पूरे 10-10, 15-15, 20-20 पन्ने कंप्लीट किए हुए हैं। ये मुद्रास्फीति के बारे में मैंने 4 पेज। तो बेटा मैंने हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से स्टडी किया हुआ है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर मैं बहुत गहरी लैंग्वेज में चला जाऊंगा तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो मुझे हमेशा वहां पे रहना है संतुलन बना करके जहां मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से, ठीक है? वरना मैं अगर ऐसे टर्म, अगर मैंने मुद्रास्फीति बोल दिया, अगर मैं नहीं बोलता कि मुद्रा का बहुत ज्यादा मात्रा में आना मुद्रास्फीति है, अब बच्चे परेशान है कि मुद्रास्फीति क्या है, मास्टर ने तो पढ़ा दिया, उसको बताना चाहिए था मुद्रास्फीति क्या है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटी छोटी चीजों का ज्ञान भी देता रहूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करते रहो। क्लियर है बेटा? अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि मैं 2-3 दिन में जब क्लास होगी तो उसको रिपीट जरूर कर दूंगा। बेटा परेशान मत हो, कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। कल इस चैप्टर को, कल नहीं परसों, कल और परसों जो भी बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? परसों, हाँ बेटा परसों हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक ना? परसों हम लोग इसको बेटा निश्चित रूप से खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? क्लियर है?
ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा बजट से आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने बेटा ये भी पढ़ा कि बजट की विशेषताओं को समझाइए, बेटा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि बजट की प्रक्रिया को समझाइए, जो एक प्रोसेस होती है। हम लोगों ने बेटा ये भी पढ़ लिया कि आखिरकार बजट के उद्देश्य महत्व क्या होते हैं। अब आइए बेटा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बेटा आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में आज के, जिसका क्वेश्चन है कि सरकार के खाते से आप क्या समझते हैं, या सरकार के खाते के प्रकारों को समझाइए। बहुत अच्छे से समझिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, सरकार के खातों को समझाइए। तो आज का बेटा अगला क्वेश्चन है अपन का, सरकार के खातों को समझाइए। क्या बेटा, सरकार के खातों को समझाइए, 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 सरकार के खातों को समझाइए। देखिए मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि सरकार के जो खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है संचित कोष, पहला होता है बेटा संचित कोष, दूसरा होता है आकस्मिक कोष। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा जरूर कर चुका हूं, लेकिन आपको याद ही कहां होगा, आकस्मिक कोष। और तीसरा होता है लोक लेखा, तीसरा होता है लोक लेखा, तीसरा होता है लोक लेखा। तीसरा क्या होता है बेटा, लोक लेखा या लोक खाता लिख दो, लोक लेखा समिति होती है, लोक खाता लिख दो, लोक खाता। तो 3, क्योंकि खाता अपन लिख रहे हैं, तो 3 प्रकार के खाते सरकार के होते हैं। मतलब जैसे कि हम चालू खाता खोल लेते हैं, है ना, सावधि जमा खाता खोल लेते हैं, स्थायी जमा खाता खोल लेते हैं, है ना, तो उसी प्रकार के सरकार के भी खाते होंगे जहां से सरकार को पैसा मिलता है। तो सरकार के पास 3 खाते होते हैं, संचित कोष, आकस्मिक कोष और लोक खाता। बात को समझना मेरी जरा सा, अगर संचित कोष से कोई पैसा निकालना है तो अनुमति कौन देगा, संसद देगी, पहली बात। अगर आकस्मिक कोष से कोई पैसा निकालना है तो उसकी अनुमति केवल किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो पैसा मिल जाएगा। लोक खाता से यदि कोई पैसा निकालना है तो अनुमति कौन देगी, संसद देगी। अब संसद का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते, समस्या सबसे बड़ी यही है इकोनॉमिक्स में। बेटा संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर ही संसद होती हैं। वैसे तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर संसद कहलाती हैं, मतलब संसद का अंग ही होता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन वहां पे मैं नहीं जाना चाहता बेटा, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझिए, थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च करना पड़ेगा। मैं क्या छोड़ूं मुझे खुद समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका लेवल क्या है ये मुझे पता नहीं है। हालांकि मैं एक छोटे से लेवल को उठा करके चीजें आपको करा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीजें पता हो संसद क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं। संसद में बेटा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं वैसे तो अगर संचित कोष का मतलब क्या होता है, जहां पे सरकार की सारी आय होती है, यानी जो करों से प्राप्त आय होती है, और सरकार जितना भी व्यय करती है अपने किसमें, बजट में, उन सारी आय और व्यय को नियंत्रित करना, आय निकाल करके और व्ययों पर खर्च करना, वो संचित कोष कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि सरकार वित्त विधेयक लाती है और उस वित्त विधेयक में इसी संचित कोष से सरकार पैसा निकालती है, और जहां जहां बजट में सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि इस विभाग को इतना पैसा देना है, वो इसी संचित कोष से सरकार पैसा निकाल करके उन विभागों को देती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर यहां से पैसा निकालना है तो अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, संसद से लेनी पड़ेगी, यानी लोकसभा से प्रायोरिटी लेनी पड़ती है। जब वहां से सभी सदस्यों का बहुमत मिल जाता है तो फिर क्या किया जाता है, वहां से उतना पैसा संचित कोष से मिल जाता है और वो सरकार वहां पे खर्चा करती है। हालांकि पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुमत सरकार वाला वित्त मंत्री होता है, तो मिल ही जाता है। तो अनुमति कौन देती है बेटा, संसद देती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए संचित कोष से जब पैसा निकालना होता है सरकार को अपने खाते से, तो कौन अनुमति देगा, संसद देगी। आकस्मिक कोष क्या कहलाता है बेटा, आकस्मिक कोष में भी पैसा जमा होता है जो राष्ट्रपति की अनुमति से निकलता है। अब राष्ट्रपति की अनुमति कैसे आकस्मिक कोष में जाती है, भाई मान लो वर्तमान में कोई अचानक कंडीशन आ गई, मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, अब हमें पैसा निकालना है, पहले पैसे की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हथियार खरीदना पड़ेगा। तो आज सोचिए यहां से पैसा कब निकलेगा, जब संसद अनुमति देगी। तो आप सोचिए कि कल आज शाम को युद्ध होना है भारत पाकिस्तान का, या 2 घंटे बाद सडनली युद्ध होना है भारत पाकिस्तान का, सरकार को तुरंत पैसे की आवश्यकता पड़ गई। अब सरकार क्या बोलेगी, जल्दी से संसद बुलाओ, जल्दी से संसद में मतदान करवाओ, जल्दी से हमें पैसा चाहिए। यहां तो पाकिस्तान ढावा बोल देगा, तब तक तो दिक्कत वाली बात है। तो सरकार को जब ऐसे विपदा आन पड़ने पर आकस्मिक रूप से पैसे की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मात्र से जो पैसा निकलता है उसे हम लोग कहते हैं आकस्मिक कोष। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग आकस्मिक कोष कहते हैं। जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मात्र से पैसा निकल आता है, प्राय ऐसा बाढ़, आपदा या ऐसी जगहों पर
और तुरंत जहां पैसे की आवश्यकता होती है वो वहां से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो संसद बैठेगी, सभी प्रतिनिधि आएंगे, फिर मतदान होगा, फिर जाके एक लंबी प्रक्रिया के तहत यहां से पैसे मिलते हैं। उसी प्रकार से लोक खाता में पैसा कहां होता है? सरकार की जो जमाएं होती हैं वहां से जो ब्याज मिलता है, सरकार की उन ब्याजों से जो लघु बचतें होती हैं, भविष्य निधि के रूप में सरकार ने जो पैसे जमा करके रखती है, जैसे लोगों का पीएफ काटती है ना सरकार, तो लघु बचतें या जमाओ या पीएफ जो काट करके रखती है, वहां पे जो पैसा पड़ा होता है उसका यदि सरकार को इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसी संसद से क्या लेना पड़ता है बेटा? परमिशन लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि सरकार के 3 खाते होते हैं, संचित कोष, आकस्मिक कोष और लोक खाता। या आप कह सकते हो संचित खाता, आकस्मिक खाता और लोक खाता। संचित खाते में पैसा आता कहां से, पहले ये जानना है। तो जो लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है वो यहीं पे पैसा आता है, और सरकार को व्यय करना है तो यहां से पैसा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगी? संसद अनुमति देगी। संसद का मतलब जितने सदस्य होते हैं उनका ये लगभग क्या होता है? 1/3 बहुमत से पारित हो जाता है वो। आकस्मिक कोष का मतलब अब 1/3 बहुमत क्या है? नालायक जैसे 200 लोग हैं तो 200 का 1/3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 60 लोगों ने यदि बोल दिया तो पैसा निकल जाएगा। अब अगर उसकी खुद की सरकार बनी है तो सिंपल सी बात, उसके पास बहुमत होता है, वहां पे मत ले जाओ प्लीज, मेरी कम बातों को समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आकस्मिक कोष का मतलब होता है कि वह पैसा जो राष्ट्रपति की अनुमति मात्र से सरकार को मिल जाता है। अब ये सरकार कौन? एक बच्चा बोला सर सरकार क्या है? बेटा सरकार का मतलब पीएम मोदी इस समय, ठीक है। उनको अगर सडनली पैसे की आवश्यकता पड़ी तो सिंपल सी बात है वो कहां से पैसा लेंगे? आकस्मिक कोष से लेंगे। अनुमति किससे लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन मात्र से पैसा मिल जाएगा। अगर मोदी जी ने बजट पेश किया, यानी कि वित्त मंत्री के माध्यम से, मेन तो मोदी जी हैं, अगर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया फिर वहां के लिए बजट के लिए पैसा चाहिए होगा तो संचित कोष से मिलेगा। अनुमति कौन देगी? संसद देगी। मान लो और भी किसी प्रकार का पैसा और भी चाहिए होगा तो लोक खाता से भी संसद की अनुमति से लिया जा सकता है। समझ गए इस बात को? चलो ठीक है। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, 2 दिन के और लगेगा, ये चैप्टर यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस यूनिट से जरूर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, बाय एंड गुड नाइट। कल हम लोग फिर मिलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा नहीं बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं समझा बहुत कुछ सकता हूं इनके बारे में, मैं संचित कोष के बारे में बेटा 2-2 ढाई घंटे बोल सकता हूं, लेकिन ना तो मेरे पास इतना वक्त है और ना तो आपके पास इतना वक्त है कि आप एक ही क्वेश्चन को लेके इतना समय तक लॉन्ग टाइम दो। मैं एक आधार आपको रख रहा हूं, पढ़ना बेटा आपको है। ठीक है, तो बाय एंड गुड नाइट। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय।